हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फायर इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। कल ही मैंने आपको फायर इंश्योरेंस कैसे सॉल्व करता है बताया। 3 स्टेप है उसके अंदर, जिसमें सबसे पहला होता है क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना, दूसरा है लॉस ड्यू टू फायर फाइंड करना और तीसरा है क्लेम। बराबर है। अभी क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है? मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड इसलिए बिकॉज ये पूरे साल का नहीं होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, इसलिए इसका नाम है क्या? मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अभी कौन से साल के लिए, कितने महीने के लिए, वो अपन जब क्वेश्चन रीड करेंगे तब अपने को समझेगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन दिया है ऑन 31st March 2013 a fire occurred and partly damaged the stock of goods of Monarch Trader. Stock having cost of 2000 being salvage, मतलब जो भी तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक था उसमें से 2000 का स्टॉक सैल्वेज बच गया है। आगे बढ़ते। द स्टॉक वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट अ फायर टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000, मतलब हमने पॉलिसी कितने का लिया था? 15,000 का। इसका मतलब हमको पॉलिसी वैल्यू मिल गया है 15,000। हमने लिख दिया पॉलिसी वैल्यू 15,000। आगे बढ़ते। आगे क्या था? फॉलोइंग पर्टिकुलर कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स एंड द रिकॉर्ड सेव्ड। यहाँ पे ध्यान से देखना, बैलेंस शीट नहीं दिया है, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस दिया है, जिसमें आपको बोला है बैलेंस एज पर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2012। आपको पहले डेट पे पहले लाइन पे दिया था 13 मार्च 2013। यहाँ पे 31 मार्च 2012 दिया है, मतलब साल मार्च में खत्म हुआ तो चालू होगा अप्रैल में। अप्रैल से 13 मार्च तक का इंफॉर्मेशन है ये। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च तक का इंफॉर्मेशन है, मतलब साल खत्म होने वाला था उसकी बीच में अपने को फायर लग गया है। बराबर है। 13 मार्च 2012 था और 13 का इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसका मतलब ये जो 31 मार्च 2012 थी, ये कौन सा डेट है? ओपनिंग डेट है। और ओपनिंग डेट पे अपने पास स्टॉक है, कॉस्ट कितना? 10,000, मतलब ये कौन सा स्टॉक रहेगा? ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू? 10,000। भाई ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया 10। इसमें कुछ डाउट है क्या? उसके बाद डेटर्स ऑफ द गुड्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द गुड्स। इस क्वेश्चन में डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है, तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिट। सर ये क्यों बनाएंगे सर? अभी आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, सिंगल एंट्री। आपको याद होगा डेटर्स किससे रिलेटेड होता है? सेल से। क्रेडिटर किससे रिलेटेड? परचेज से। तो अपन डेटा और क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन इसलिए दिया ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने का सामान सेल किया है, कितने का सामान परचेज किया है। इस क्वेश्चन में परचेज और सेल्स नहीं दिया होगा, इसलिए डेटर्स और क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन दिया है। बात समझा? तो हम क्या करेंगे, डेटर्स क्रेडिटर्स का जैसे सिंगल एंट्री में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे और क्लोज करेंगे, तो सेल्स एंड परचेज मिलेगा जो आप वहां पे लिखने वाले। अंडरस्टूड? यहाँ पे आपको डेटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 2,500। क्रेडिटर्स का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,005। इसका कोई दूसरा इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, बैलेंस शीट में जाता है। आगे दिया ट्रांजैक्शन बिटवीन 1 जैन टू 31 मार्च। 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दिया है। ठीक है। दिसंबर में साल खत्म हो तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ही, मैंने मार्च देखा था बट ये दिसंबर का ही है। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन है वो दिसंबर ईयर एंड तो जैन का ओपनिंग, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का कैलकुलेशन ही करना है। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है 1/1/2013 से लेके 13 मार्च 2013 तक का मेमोरेंडम है। ओके। अब ट्रांजैक्शन बिटवीन द ईयर में पहला है कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर। डेटर से पैसा मिला, पैसा मिला मतलब कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो डेटर का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश। आपको याद होगा सिंगल एंट्री में अपन कैश अकाउंट प्रिपेयर कर देते, क्रेडिट दूसरा इफेक्ट इधर दे देते, डेबिट। वही सेम चीज कर रहा हूं यहाँ पे। तो बाय कैश अकाउंट कितना है? 20,000। उसके बाद क्या है? इधर एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज कैश अकाउंट नहीं बनाना है अपने को। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैश डिस्काउंट अलाउड टू द डेटर्स। कस्टमर को डिस्काउंट दिया, फायदा कि नुकसान?
डेटर्स को डिस्काउंट यानी कस्टमर का डिस्काउंट तो नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड कितना 500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स, डेटर्स ने गुड्स, डेटर्स मतलब जिनको सामान बेचा था, ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। सर सेल्स रिटर्न रिटर्न्स में से माइनस होगा तो कितना है सेल्स रिटर्न 200, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, किसने रिटर्न किया डेटर्स ने, तो बाय सेल्स रिटर्न। सर इसका आपने दो इफेक्ट क्यों दिया, क्योंकि अकाउंट था इसलिए दिखा, अकाउंट नहीं था तो नहीं देता, समझ में आया क्या। जैसे डिस्काउंट जो दिया प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, है क्या वो नहीं है, इसलिए वहां पे अज्यूम किया डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, पे किया तो पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पे किया 37,000, समझ में आया। उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद दिया है कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया, क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया तो आपके लिए फायदा है, जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, कितना 400। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है देखो जरा, कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स हो गया, गुड्स रिटर्न टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब जिसके पास है परचेज करते हैं, तो कौन सा रिटर्न है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न तो परचेज में से माइनस कितना 100, कितना 100, इधर डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट, परचेज रिटर्न कितना 100, बात समझ में आ गया क्या, बड़े क्या। उसके बाद कुछ दिया है क्या, कैश सेल दिया है, कैश सेल मतलब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। अब वहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं उसका वर्किंग यहाँ पे अलग से बना देता हूं, सेल्स में अंडरलाइन करके कैश सेल्स, मैं नेट वहां पे लिख दूंगा वर्किंग हो, कैश सेल्स कितना है 21,200, अरे ये समझा क्या, सेल्स इधर आएगा इधर और दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश में, वो बनाया नहीं मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि मैंने स्पेस छोड़ा नहीं, आप अंडरलाइन करके कैश सेल्स लिख सकते हो, जगह है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये गुड्स गिवन टू फैमिली रिलीफ फंड एट अ कॉस्ट ऑफ 500, गुड्स गिवन हमने किसी फंड को, किसी एक संस्था को गुड्स दिया है, गुड्स दिया तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर है, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया 500 रुपए का, सारा डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। फिर उसके बाद क्या है, आगे दिया है डेटर्स फॉर द गुड्स ऑन 13 मार्च एंड 13 मार्च, मतलब ये तो क्लोजिंग हो गया क्योंकि भाई उसी दिन तो आग लगा है, तो क्लोजिंग, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 5,800, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का, डेटर्स के अकाउंट में जाएगा, बनाया क्या नहीं। सिमिलरली क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट क्लोज करने के लिए डेबिट, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 3,000, अरे बात समझाइए, क्लियर है यहाँ तक, पक्का। और कुछ है क्या, नहीं, ऑल सेल्स आर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, कल ही मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, प्रॉफिट ऑन क्या बोला है कॉस्ट, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है मतलब कॉस्ट को कितना ले लेगा, प्रॉफिट कितना है 25, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो सेलिंग प्राइस आएगा 125, तो आपको सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में मालूम होगा, इसके बेसिस पे मुझे क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड, समझ में आया। और कुछ है क्या इंफॉर्मेशन में, ड्रॉ आउट अ स्टेटमेंट ऑफ अ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ द स्टॉक, एक्सपेंसेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन अमाउंटेड टू 12,000 जो दिया है उसमें करेक्शन करना, इट इज 2,000, वो जो दिया है वो 12,000 नहीं, वो करेक्शन है, वहां पे सिर्फ 2,000 का खर्चा हुआ है, फायर फाइटिंग मतलब अपने आग लगा तो किसी को बुलाया रहेगा तो उसकी वजह से खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस ऑफ फायर, यहाँ पे लिख के रख रहा हूं एक्सपेंसेस पेड फॉर फायर, कितना 2,000, और कुछ है क्या, डन। अब क्या बचता है, क्लोजिंग करना, बाकी तो कुछ भी बचा नहीं है, तो पहले क्लोज करता हूं, डेटर्स का अकाउंट क्लोज करता हूं, डेटर्स में यही ज्यादा है 20,000, 25,000, 26,500,
क्या 26,500, 500 चला गया, 24,000 आएगा, बराबर है। इसे हम कहते हैं सेल्स, बराबर है। इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट सेल्स में जाएगा। ये कौन सा सेल्स है? क्रेडिट सेल्स है। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स, कितने का क्रेडिट सेल्स? 24,000। तो नेट सेल्स कितने हो गया? 45,200। यहाँ पे मैं सेल्स लिख लेता हूँ 45,200। समझ में आया वर्किंग? तो स्पेस नहीं था इसलिए, तो अब उधर स्पेस में ऐसे कैश और क्रेडिट अंडरलाइन करते, बाद में हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? रिटर्न्स माइनस करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 200 रुपया, तो रिटर्न 200 रुपया माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। समझा ये? वैसे ही क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज होगा 40,500 माइनस करेंगे 39,000 आएगा। इसे कहते हैं बाय परचेजेस। ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज है। अब कोई कैश में परचेज तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली 39,000, समझा? 100 माइनस कर देंगे 38,900। और कुछ है क्या? डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट खत्म, क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स भी मिल गया आपको। अब ये आउटर कॉलम में, सब आउटर कॉलम में जीपी फाइंड करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बारे में एडजस्टमेंट आपको मालूम ही है, कितना प्रॉफिट है? 25%। किस पे कैलकुलेट करना है? सेलिंग प्राइस पे। सर कॉस्ट पे बोला, कॉस्ट के हिसाब से हमने सेलिंग प्राइस तो निकाल लिया। सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स मार्जिन, तो सेल्स कितना है? 45,000। अब ये कितना परसेंट है? 125, बिकॉज सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है? 125। और मुझे कितना चाहिए? 25% चाहिए, तो 25% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 इंटू 25 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू, देखो कितना आ रहा है? 9,000। बात क्लियर है? चलिए, तो जीपी कितना है? 9,000। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए, ये बन गया, इसका काम खत्म। भाई अब क्लोज करेंगे, टोटल ले लो, क्लोज करेंगे, टोटल ले लेते 57,900। वेरी गुड, 57,900 माइनस कर दो इसमें 45,500, कितना आ रहा है? 12,000। जरा ध्यान से, तो पहला स्टेप डन, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,400। समझाइए, माइनस सैल्वेज। देखो यहाँ पे सैल्वेज ऑफ स्टॉक कितना था? 2,000। भाई सैल्वेज ऑफ स्टॉक 2,000, तो बचा कितना? लॉस कितना? 10,400। इसमें ऐड करूंगा एक्सपेंसेस ऑफ फायर, क्योंकि ये लॉस है और एक्सपेंस भी तो लॉस ही होता है ना। एक्सपेंसेस ऑफ फायर कितना? 2,000। तो अपना टोटल लॉस कितने का हुआ? 12,400। अब सवाल है क्लेम, तो मैं लोग पूरा क्लेम कैसे सर? क्योंकि मैंने जो पॉलिसी लिया वो कितने का है? मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? 15,000 का मेरा टोटल, 15,000 का मेरा पॉलिसी है। मेरा गुड्स 12,000 का ही जला है, पॉलिसी से कम में जला है, मतलब पूरा तो क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, पूरा ही क्लेम मिलेगा। मतलब इस केस में मेरा क्लेम पूरा आएगा कितना? 12,400 का। अब ये वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं है, ये लॉस का वैल्यू लिखा है मैंने यहाँ पे, पूरा लॉस कवर होएगा। समझ में आया? और वो कैसे पता चला? क्योंकि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो पॉलिसी वैल्यू से कम है, इसलिए पूरा लॉस कवर किया जाएगा। अगर ये ज्यादा होता, 15,000 से ज्यादा होता, तो हम इधर कैलकुलेट करके अमाउंट फाइंड करते, पर क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पॉलिसी से कम है, पॉलिसी ज्यादा है, इसलिए पूरा कवर कर लिया। आप लॉजिक लगाओ ना भाई, आपका प्रॉपर्टी का कीमत 10 रुपए है और इंश्योरेंस 15 रुपया करके रखा है, तो मुझे तो पूरा पैसा मिलेगा, कितना भी लॉस हो पैसा तो पूरा मिलना। तो इधर भी 12,400 का मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू है, मैंने इंश्योरेंस 15,000 का निकाला है, तो कम भी हुआ तो पूरा तो पैसा मिलने वाला ही अपने को। समझा? ये फटाफट कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। और टेक्स्ट बुक में सम नंबर 8 है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 मनन प्रकाशन का। क्लियर? इसके पहले जो हमने किया वो इलस्ट्रेशन 7 था। पिछले लेक्चर के अंदर सम नंबर 5 और 6 हमने किया है। ओके, सम नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। On the midnight of 16 and 17 April 2013, a fire ablaze a shop of a wholesaler trader
destroying all records and goods except worth 10,000. The accountant were, अब देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है 16-17 के रात को ना एक कंपनी के अंदर आग लगा, 10,000 के गुड्स बच गए and accountant was asked to comply the data for the loading claim with an insurance against a policy of 50,000. हमने अकाउंटेंट बोला ये अकाउंटेंट ये क्या आग लगे थे, मेरे को हिसाब पता कितना है क्योंकि मैंने 50,000 का पॉलिसी निकाला है, मुझे टोटल कितने का गुड्स था वो चाहिए आज के डेट पे क्योंकि मुझे पॉलिसी क्लेम करना है। इन शॉर्ट हमारे पॉलिसी का वैल्यू मुझे इधर मिल गया है, कितना है पॉलिसी का वैल्यू 50,000। मुझे क्या फाइंड करना है प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। बात समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, देखते हैं और इन्फॉर्मेशन में और कुछ दिया कि सैलवेज 10,000 का दिया था। फ्रॉम टू एंड सप्लायर एंड कस्टमर बुक्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब फ्रॉम सप्लायर या तो फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर एंड टू कस्टमर, मतलब कस्टमर डिटेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें आप देख सकते हो पहला दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑन 1st of April 2013, सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस, कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस। सप्लायर यानी कि कौन होता है? क्रेडिटर। कस्टमर यानी कि डेटर। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का डेबिट साइड पे जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना? 1,20,000। कस्टमर यानी कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कस्टमर सॉरी सप्लायर का बैलेंस 68,000। अरे ये समझा क्या? उसके बाद क्या दिया है? बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल। बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट। इनकी बिल्स पेबल किससे रिलेट होता है? क्रेडिटर से, और बिल रिसीवेबल किससे रिलेट होता है? डेटर से। तो बिल्स पेबल का वैल्यू दिया है तो बिल्स पेबल क्रेडिट, बिल्स पेबल का अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे टू बिल्स पेबल 15,000। बिल्स पेबल अकाउंट बनाया क्या? नहीं। बिल रिसीवेबल कितना है देखो, तो बिल रिसीवेबल 70,000, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 70,000। अरे ये समझा क्या? चलिए उसके बाद क्या है? गुड्स रिटर्न हुआ, सप्लायर ने गुड्स रिटर्न किया, कस्टमर ने सप्लायर से रिटर्न किया, मतलब परचेज रिटर्न। कस्टमर ने रिटर्न किया मतलब सेल रिटर्न। तो यहाँ पे परचेज और सेल्स दोनों दिया। परचेज रिटर्न कितना है? मतलब सप्लायर का रिटर्न कितना है? 9,000। सप्लायर का रिटर्न मतलब क्रेडिटर्स का, बोले तो परचेज रिटर्न है, बराबर है। इधर डेबिट साइड में माइनस किया तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। क्रेडिटर्स के अकाउंट के अंदर टू परचेज रिटर्न कितना? 9,000। वैसे ही सेल्स में है तो सेल्स का रिटर्न कितना है? 25,000। चलिए ठीक है, इधर क्रेडिट हो गया, सॉरी इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय सेल्स रिटर्न कितना? 25,000। अंडरस्टूड? पक्का। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो, सप्लायर ने डिस्काउंट दिया तो फायदा है, कस्टमर ने डिस्काउंट लिया तो नुकसान है। तो सप्लायर का डिस्काउंट फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव कितना? 8,000। 10,000 है ना? वेरी गुड, 10,000। चलिए ठीक है, और कस्टमर का कितना डिस्काउंट दिया? 15,000, बराबर है। तो भाई कस्टमर का डिस्काउंट तो बाय डिस्काउंट अलाउ कितना? 15,000। अरे ये समझा ना, क्योंकि एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद क्या है? आगे दिया है रेमिटेंस। रेमिटेंस कितना? 95 एंड 1 लाख। रेमिटेंस मतलब पैसा दिया या तो पैसा सुहानी मिला है। सप्लायर को पैसा पे करोगे, कस्टमर से पैसा मिलेगा। रेमिटेंस मतलब पैसा दिया है या तो पैसा मिला है। सप्लायर को पैसा देंगे तो कैश जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, और सप्लायर का अकाउंट डेबिट, तो टू कैश या तो रेमिटेंस लिखा तो भी चलेगा। कितना रेमिटेंस दिया सप्लायर को? देखो सप्लायर को 95,000, ये समझा। और कस्टमर से कितना रेमिटेंस आया? 1,05,000। पैसा आया मतलब कैश अकाउंट डेबिट और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश या तो रेमिटेंस। कितना रेमिटेंस? 1,05,000। समझाइए, बढ़ेगा। उसके बाद क्या दिया है? ड्यू डेट ऑफ फायर। ड्यू डेट ऑफ फायर में सप्लायर का कितना स्टॉक था? 50,000 का, और कस्टमर का कितना है? 1,22,000। मतलब ये क्लोजिंग वैल्यू है।
ड्यू डेट मतलब लास्ट डे पे, तो सप्लायर और डेटर्स का आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखो डेटर्स का कितना 1,22,000 बराबर है, और क्रेडिटर्स का टू बैलेंस कैरी डाउन इसका कितना है 50। ये समझा क्या आपको? आगे बढ़, आगे क्या दिया है? अभी बैंकर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन, बैंक के स्टेटमेंट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला? करंट अकाउंट डेबिटेड फॉर वेजेस, वेजेस का कुछ खर्चा किया था अपन ने, खर्चा किया था तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा टू वेजेस। कितने का वेजेस किया? 15,000 का खर्चा किया। अरे ये समझा क्या? उसके बाद क्या दिया है देखो, उसके बाद दिया करंट अकाउंट डेबिटेड फॉर कैश परचेज। अब वहां पे जगह नहीं दिया है, मेरे वर्किंग बना देता हूं, सेम जैसा इसके पहले किया था अपन ने, वर्किंग नोट परचेज, परचेज को अंडरलाइन करके कैश परचेज कितना 7। ये समझा? उधर नहीं लिख के मैंने इधर लिखा, ये समझ में आया क्या? उसके बाद क्या दिया है? करंट अकाउंट क्रेडिटेड फॉर कैश डिपॉजिटेड विद काउंटर सेल्स, सेल्स का पैसा जमा किया, मतलब ये कैश सेल्स है, सेल्स को अंडरलाइन किया, कैश सेल्स, काउंटर सेल्स कितने का किया? 25। समझ में आया क्या? फिर उसके बाद क्या है? स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड टू द बैंक, उसके अंदर दिया है 1 अप्रैल 2013 को इंडिकेट एट एन इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ 10% अबाउट द कॉस्ट। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल बोला है ना, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, इन्फ्लेटेड वैल्यू 10% अबाउट द कॉस्ट। इन्फ्लेटेड मतलब ओवर वैल्यू, इन्फ्लेटेड का मतलब ओवर वैल्यू है। कितना ओवर वैल्यू है? 10% ओवर वैल्यू है। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया है? 66,000, पर ये जो 66,000 है ये 10% ओवर वैल्यू है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। मैंने कल बताया था इधर जो भी वैल्यू लिखते हो कितना परसेंट लिखते हैं? 100% लिखते हैं। तो अगर ये 10% ओवर वैल्यू है मतलब ये 110% वैल्यू है। कितना? 66,000। मुझे कितना परसेंट वैल्यू चाहिए? 100%। समझ में आया क्या? तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 66,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, 60,000। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 60,000 आएगा। बात समझ में आया क्या? माय ओपनिंग स्टॉक 60। कुछ भी डाउट इसके अंदर? पक्का समझा क्या? हाँ या नहीं? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फ्रॉम प्रोप्राइटर करस्पॉन्डेंस एंड पर्सनल डायरी क्या दिया है? गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट के अंदर कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया है, जिसमें से अनसोल्ड कितना दिया है? एट द कॉस्ट प्लस 10%, 5,500। अरे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, एक करेक्शन है, मैं रीड कर जो आपको प्रिंट दिख रहा है उसके अंदर थोड़ा सा एक करेक्शन है। मैं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द प्रोप्राइटर वाला पॉइंट जो है वो रीड कर, फ्रॉम प्रोप्राइटर करस्पॉन्डेंस एंड पर्सनल डायरीज गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट ऑन 1 अप्रैल 2013 टू द डेट ऑफ फायर। ये लाइन आपको दिखा, उसके नेक्स्ट लाइन पे है रिमेनिंग अनसोल्ड विद द कंसाइनी एट अ कॉस्ट प्लस 10%, वो दिख रहा है, और उसका अमाउंट जो है वो 5,500 जो नेक्स्ट लाइन पे आ गया है, जो आपको दिख रहा है गुड सेंड ऑन अप्रूवल ऑन 1 अप्रैल 2013 5,500 दिख रहा है, वो एक्चुअल में ऊपर वाले का अमाउंट है। तो 5,500 जो रिमेनिंग अनसोल्ड विद द कंसाइनी एट अ कॉस्ट ऑफ 10% जो दिख रहा है वो वैल्यू है कितना है? 5,500। अब इसका मतलब क्या है जरा देखो, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट मतलब हमने हमारा गुड्स किसी को कंसाइनमेंट में भाई तू बेच के दे, गुड्स बेचा है ना, दे दिया है, गुड्स आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। तो भाई गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितना है? कंसाइनमेंट में गुड्स कितने का बेचा आपने? 5,500 का, लेकिन ये जो वैल्यू है उसमें कॉस्ट प्लस 10% है, मतलब फिर से वैसा ही, ये जो 5,500 को कितना परसेंट है? 110, क्योंकि कॉस्ट बाय डिफॉल्ट कितना होगा? 100% प्लस 10% उसके अंदर ज्यादा वैल्यू है, मतलब वो कितना परसेंट है? 110% है। अगर 110% तो अपने को कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, 5,000। हम हमेशा किस चीज पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट वैल्यू पे। इसका कॉस्ट वैल्यू कितना आएगा? 5,000। आगे सेम चीज में दिया है गुड सेंड ऑन अप्रूवल, पहले कंसाइनमेंट में बेचा था, अभी अप्रूवल पे बेचा है, गुड्स बेचो पैसा लेके जाओ, मतलब गुड्स तो इधर भी गया है तो वापस से गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस बाय गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस।
कितने का बेचा है, देखो अप्रूवल बेसिस पे कितना का दिया है 2200। इसमें भी सेम कंसेप्ट बोला है, कॉस्ट प्लस 10%, मतलब 2200 कितना परसेंट है, 110% है। अपने को तो 100% चाहिए भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2200 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, 2000। यहाँ पे अप्रूवल बेसिस पे आ जाएगा 2000। ये समझा क्या? फिर क्या दिया है, गुड्स आर सोल्ड एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 30%। 2200 का अमाउंट नहीं है, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट दिया है। गुड्स जो भी जीपी जो है वो क्या है, 30% ऑफ सेल्स। कॉस्ट बोला है क्या? नहीं, तो 30% ऑफ सेल्स, अपने को सेल्स मिल जाएगा तो हम उसका 30% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। सेल्स 100 होगा, प्रॉफिट 30 होगा, तो कॉस्ट 70, तो सेल्स कितना होगा, 100 होगा। समझ में आया क्या? और कुछ है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से अब क्लोजिंग बचता है तो क्लोजिंग करते हैं। डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, यही साइड का टोटल ज्यादा है। फटाफट क्लोजिंग करें, एक जन डेटर्स और एक जन क्रेडिटर्स। इधर का टोटल कितना, 3,37,000। चलिए, तो 3,37,000 माइनस करेंगे 1,20,000, तो इधर आएगा टू सेल्स अकाउंट, 2,17,000, 2,17,000। ये कौन सा सेल है, क्रेडिट सेल्स है, तो भाई क्रेडिट सेल्स है 2,17,000। और ये समझा क्या? तो नेट सेल्स कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 2 4 और 2,42,000, यहाँ पे 2,42,000, उसमें 25 माइनस करना है, तो नेट सेल्स आ जाएगा यहाँ पे 25, 2,17,000। समझ में आया क्या? क्लियर? अब क्रेडिटर परचेज का टोटल ले दे, इधर का टोटल ले लो, कितना है, 1,79,000, 1,79,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा बाय परचेज, कितना है, 1,11,000। बराबर है। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का, कौन सा है ये, क्रेडिट परचेज है, भाई क्रेडिट परचेज 1,11,000, इसका वैल्यू हो जाएगा 1,18,000। तो 1,18,000 परचेज हो गया 1,18,000। अब जीपी निकालना है, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 30%, किसका, सेल्स का, कौन से सेल्स का, नेट सेल्स का, मतलब 2,17,000 का कितना परसेंट निकालने का, 30%। तो 2,17,000 का 30%, 65,100, 2,17,000 का 30% वैल्यू। क्लियर है? चलिए आउटर कॉलम में डाल देते हैं। इधर आएगा 1,09,000, बराबर है। इधर तो ऑलरेडी आउटर कॉलम, अब यही साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है, इस साइड का टोटल ले लो फटाफट, कितना है, 2,49,100, 2,49,100 माइनस करो तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा 25,100। मुझे बताओ पॉलिसी वैल्यू कितना है, स्टॉक का वैल्यू कितना है, 25, क्लेम कितना आएगा पूरा। समझ में आया? फिर भी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25,100 लेस सैल्वेज वैल्यू कितना था, देखो सैल्वेज स्टॉक कितने का था, पहले लाइन पे 10,000 का स्टॉक सैल्वेज, तो बचा कितना, 15,100। बात समझ में आया? तो ये मेरा लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। अब पॉलिसी 50,000 का है, स्टॉक का कीमत 25,000 है, पॉलिसी से कम ही है, मतलब इधर मैं लिखूंगा तो मेरे को पूरा का पूरा जो क्लेम है कितना, 15,100। तो मेरा क्लेम कितने का है, माई क्लेम इज ऑफ 15,100। बात समझ में आया ना? आंसर 25,100 नहीं, आंसर 15,100 रहेगा। समझा? पक्का? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।